Hello, hi, very good evening all my students. This is संगीता and welcome to माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी हमारे 5 ब्रांचेस से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसमें हमने पहले 5 प्रश्न पोषण विज्ञान और चाइल्ड डेवलपमेंट, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे 5 प्रश्न और हमारे किससे इस प्रधान विज्ञान मतलब टेक्सटाइल, ये सभी प्रश्न लिए गए हैं। तो ये उदाहरण के साथ हैं। ये हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये आंवला, यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में पाई जाती है, वो सोर्स कौन सा है? तो वो होगा हमारा आंवला होगा। पर इसमें ये नहीं पूछा है, पर इसमें पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है, एनीमिया होता है। रिकेट्स किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से। डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। और बेरी B1 की कमी से होता है। बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से? B1 की कमी से। एनीमिया हमारे आयरन की कमी से होता है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। और जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो होता है स्कर्वी। बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला सोर्स है, यानी पोषक तत्व है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है? तो विटामिन से हैं, खनिज लवण हैं, या कार्बोहाइड्रेट है? जल कोई ऊर्जा नहीं देता है, 0 ऊर्जा देता है। विटामिन और खनिज लवण ये हमारे क्या हैं? ये हमें जो ऊर्जा देता है वो क्या है? वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। सी इज द राइट आंसर, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स ए से क्या होता है? रतौंधी। और बी से बेरी और अन्य प्रकार के रोग होते हैं, B1, B2, 3 और 6, 5, ये सभी इसमें समूह होता है पूरा। तो इससे कई रोग होते हैं। सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से क्या? रिकेट्स हो जाता है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना। प्रोटीन का मुख्य कार्य, इसमें वो भी दिया है, इसमें तो उदाहरण भी आ गया है। चलिए देखिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा देने का कार्य कौन कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट कर रहा था ऊर्जा देने का कार्य। शरीर निर्माणक, पाचन कौन करेगा? पाचन हमारे रफेज यानी रेशा कार्य करता है। रक्त संचरण में हमारे जो भी पोषक तत्व होते हैं जो रक्त संचरण से संबंधित होते हैं, जो इसका प्रोटीन का मुख्य कार्य है वो है शरीर निर्माण का कार्य करता है। मतलब टूट फूट यानी
ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ये कहाँ मिलता है? तो ये इसका स्रोत कौन सा है? तो दाल है, दूध है, अंडा है, प्रोटीन स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एनीमिया थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा? गलगंड, घेंगा बोलते हैं, ये रोग हो जाता है। गलगंड, घेंगा रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हमें कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन की कमी से कौन सा? एनीमिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 5 प्रश्न हो गए हमारे किससे? फूड एंड न्यूट्रिशन से। अब हम देखते हैं मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट 9 से, ये 9 वर्ष का है बच्चा, 9 से 19 तक का अध्ययन होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है शैशवावस्था की आयु सीमा है। शैशवावस्था की आयु सीमा कितनी है? 2 से, ये जीन प्याजे के अनुसार है, 0 से 2 वर्ष या 2 से 6 वर्ष, 12 से या 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो जीन प्याजे के अनुसार ये कौन सा है? तो ये शैशवावस्था जीन प्याजे ने मानी है वो 0 से 2 वर्ष मानी है, यानी ए इज द राइट आंसर। 2 से 6 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसे, और जो 6 से 12 वर्ष है इसे कंक्रीट, और जो 12 से 18 वर्ष है इसे फॉर्मल कहते हैं। ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी चारों अवस्थाएं। फॉर्मल मतलब औपचारिक। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक। तो किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो डी इज द राइट आंसर। शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, भावात्मक परिवर्तन भी होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत सिर से पांव की ओर कहलाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉडल या मैचुरेशन या हेरिडिटी क्या कहलाता है? तो इसका जो सिर से पैर पाँव की तरफ अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सेफेलोकॉडल। सेफेलोकॉडल, बी इज द राइट आंसर। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, IQ का संबंध है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास। IQ का संबंध किससे है? तो IQ का संबंध है मानसिक विकास से। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है खेल का महत्व है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो खेल से हमारा शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ साथ सामाजिक विकास होता है, साथ साथ खेलते हैं बच्चों के, और उसी के साथ साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे प्रधान में विज्ञान मतलब टेक्सटाइल से। ये हमारा क्या है? सूत है, धागा है, और ये हमारा क्या? कपड़ा है। तो हम देखते हैं कैसे बनता है धागा और क्या प्रोसेस होती है। तो प्राकृतिक रेशा कौन सा है? नायलॉन हमारा कैसा है? ये सिंथेटिक रेशा है। कैसा? सिंथेटिक रेशा है। और पॉलिस्टर भी हमारा कैसा? सिंथेटिक है। एक्रिलिक भी सिंथेटिक है। जो कपास है वो हमारा प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी ये कौन सा? बीज वाले रेशे से प्राप्त होता है। बीज वाले रेशे से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रेशम प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त होता है पौधे से, जानवर से, खनिज से या रसायन से। रेशम जानवर से तो नहीं, कीटों से कहेंगे। कीड़ों से जो मोमिक्स मोरी कीट होता है उसी से प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, पौधों से नहीं। पौधों से हमें जो कपास है और जूट है, लीलन है, ये सभी प्राप्त होते हैं। खनिज से हमें 3 रेशे प्राप्त होते हैं। पहला एस्बेस्टस और दूसरा कौन सा? सोना वो वाला नहीं है, सोना मतलब ये सोना पहनने वाला सोना। चांदी ये 3 रेशे खनिज से प्राप्त होते हैं। रसायन में नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया और रेयॉन, ये सभी से प्राप्त होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है नायलॉन प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा है या मिश्रित रेशा है या ऊनी रेशा है? तो नायलॉन हम प्राकृतिक नहीं कह सकते, ना मिश्रित कह सकते, यह कृत्रिम रेशा है। बी इज द राइट आंसर, बी वाला इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रों की देखभाल में पहला चरण है। वस्त्रों की देखभाल में पहला चरण कौन सा है? तो सुखाना, धोना, छांटना, इस्त्री करना। तो वस्त्रों की देखभाल में पहला चरण होगा छांटना। वस्त्र फटे हैं, क्या पुराने हैं, रंगीन हैं, सफ़ेद हैं, इन सभी को अलग करना। उसके बाद हम क्या? धोने की प्रक्रिया चालू करते हैं। उसके बाद उसकी मरम्मत करेंगे। उसके बाद हम धोने की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए ऐसे ही प्रश्न हमारे एलटी में गलत हुए थे, छोटे छोटे, और हमें पता था कि हम इनको कर लेंगे, ये हार्ड नहीं है। तो हमने, जिस भी बच्चे ने इस पर ध्यान नहीं दिया उसके अधिक प्रश्न गलत हुए थे। तो हमें ये हल्के में नहीं लेना है, ये हमारे लिए मतलब नौकरी दिलाने के कगार पर होते हैं। वस्त्रों की देखभाल में पहला चरण है सुखाना, धोना, छांटना, इस्त्री करना। ये आ गया, इसका है डबल हो गया है टाइप, तो सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कह रहा है हैंडलूम का संबंध है, हैंड मतलब हाथ, लूम मिस लूम, तो मशीन से बुनाई, मशीन बुनाई, हाथ से बुनाई या सिलाई या रंगाई। रंगाई नहीं होगी, सिलाई नहीं होगी, मशीन से बुनाई तो हाथ से नहीं होती, तो ये भी कट जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है, बी इज द राइट आंसर, हाथ से बुनाई। हैंडलूम का संबंध किससे है? हाथ से बुनाई से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, इसमें भी उत्तर आ गया है। चलिए ये डबल रिपीट हो गए हैं, चलिए सॉरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समय की बर्बादी, नो। संसाधनों का उचित उपयोग, धन हानि। तो इसका जो राइट आंसर है, संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होगा संसाधनों का उचित उपयोग, बी इज द राइट आंसर। ये तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है, तो हम ये हटा देते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये हमारा कहाँ से है? संसाधन प्रबंधन एवं विस्तार शिक्षा से है। संसाधन प्रबंधन कैसे करना है, ये सभी इसमें दिया हुआ है। देखिए ये सभी इसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये सभी यहाँ पर हाथों से जैसा भी है वैसा सपोर्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है क्या? समय की बर्बादी। ओ, ये भी रिपीट क्यों हो रहे हैं ये बार बार भाई? चलिए हम ये देखते हैं। परिवार बजट का अर्थ है, तो परिवार बजट का अर्थ क्या होगा? परिवार बजट का अर्थ है, बताइएगा आप लोग। तो आय का लेखा, व्यय का लेखा, या आय व्यय का विवरण, या बचत। परिवार बजट का अर्थ क्या होगा? तो परिवार बजट का अर्थ होगा आय व्यय का विवरण, आय और व्यय का विवरण। सी इज द राइट आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है व्यापारी लाभ, उपभोक्ता सुरक्षा, कर वसूली, उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा व्यापारी लाभ। नहीं, इसमें कोई व्यापारी लाभ से कोई भी संबंध नहीं है, कर वसूली से भी नहीं, उत्पादन से भी नहीं। तो इसका जो संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य अब उपभोक्ता सुरक्षा है। क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा है। अगला प्रश्न है, इसमें भी समय प्रबंधन का संबंध है, तो धन से, ऊर्जा से, कार्य से, योजना से, सभी से। तो समय प्रबंधन का संबंध किससे होगा? समय प्रबंधन का संबंध किससे होगा? तो धन, ऊर्जा, कार्य, योजना। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी से, कि धन की भी समय प्रबंधन करेंगे तो हम धन की बचत होगी, ऊर्जा की और कार्य और योजना, ये सभी की। डी इज द राइट आंसर, डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य है। स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, सामूहिक विकास, कर बचत, या
राजनीति क्या होगा? सहायता, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह से हमें पता चल रहा है कि समूह सॉरी स्वयं सहायता समूह से हमें क्या होगा? व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा, समूह में होगा तो सामूहिक विकास। इससे क्या होगा? सामूहिक विकास। बी इज द राइट आंसर, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है ब्लूम की टैक्सोनॉमी का पहला स्तर है। ज्ञान है, विश्लेषण है या मूल्यांकन है, सृजन है। तो हम एक बार ब्लूम की टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये देखिए, ये आई 1956 में और ये 2001 की है। तो इसमें पहला पूछा है, तो इसमें तो ज्ञान कहीं नहीं दिया है, उसमें ज्ञान पूछा है पहला, रिमेम्बर भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या है? नॉलेज, ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन, सारांश, एप्लीकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस और इवेलुएशन। ये इसमें 1956 के अनुसार ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। 2001 के अनुसार सबसे पहले रिमेम्बर, स्मृति, अंडरस्टैंड, समझ, अप्लाई, एनालिसिस, एवेलुएशन और क्रिएट, ये इसमें दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, रिमेम्बर, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर रिकॉल मतलब दोहराना, बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आइडिया, कॉन्सेप्ट। अप्लाई, यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन है वो अप्लाई करना है। एनालिसिस, ड्रो कनेक्शन अमंग आइडिया। एवेलुएट, जस्टिफाई ए स्टैंड और डिस्कशन। क्रिएट, प्रोडक्ट न्यू और ओरिजिनल वर्क। यानी क्रिएट मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसको ओरिजिनल बनाकर देखिए, ये सभी इसमें हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर हम इसके द्वारा समझाते हैं, चित्र के द्वारा। देखिए एक बार में ही समझ में आ जाएगा। रिमेम्बर मतलब ये पढ़ रहा है। अंडरस्टैंड पढ़ रहा है और उसके बाद ये समझ के यहाँ पर लिख रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पर रिमेम्बर में स्मृति मतलब पढ़ रहा है। उसके बाद अंडरस्टैंड का मतलब है ये पढ़कर समझकर यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिख कर के वो अप्लाई कर रहा है। अप्लाई मतलब बोल के अप्लाई कर रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है? एनालिसिस कर रहा है। यहाँ पर देख रहा है कि कितना हमने याद किया है, कितना हम भूल गए, उसके बारे में एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद एवेलुएट कर रहा है, ये अपनी जांच कर रहा है। उसके बाद ये मतलब क्रिएट मतलब बल्ब को बनाकर देखा है, इसने क्रिएट किया है, बल्ब को बनाया है और उसे देख रहा है कि बना कैसे है, मतलब ये बल्ब बना कैसे है उसके बारे में वह सोच रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसके बाद
आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी नहीं भूल सकते, ये सभी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, देखिए इसमें रिमेम्बर तो कहीं दिया नहीं है इसमें। तो सबसे पहला पूछा है, पहला चरण विश्लेषण बाद में आता है, मूल्यांकन बाद में आता है, सृजन भी बाद में आता है। तो इसमें पूछा है प्रथम चरण यानी पहला स्तर, तो इसमें हो जाएगा ज्ञान, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक केवल व्याख्यान देता है, छात्रों से संवाद करता है और या प्रयोग कराता है, मौन रहता है। तो प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक क्या करता है? तो शिक्षक छात्रों से संवाद करता है। अगला प्रश्न कह रहा है पाठ योजना का प्रथम चरण है, तो प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य निर्धारण, मूल्यांकन तो बाद में आएगा, गृह कार्य। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? पाठ योजना का प्रथम चरण उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निर्धारण करना है। पाठ योजना बनाने से पहले हमें उद्देश्य निर्धारण करना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पाठ योजना का प्रथम चरण है प्रस्तुतिकरण, ये आ गया उद्देश्य निर्धारण करना। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य है समय नष्ट करना, विषय स्पष्ट करना, भ्रम उत्पन्न करना, शोध करना। तो शिक्षक सहायक सामग्री का उद्देश्य है कि विषय स्पष्ट करना। क्या? विषय स्पष्ट करना। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न कह रहा है मूल्यांकन का अर्थ है केवल परीक्षा लेना, नो, सीखने का आकलन करना, अंक देना, दंड देना। तो ये तो हमारे नेगेटिव हैं, NEP 2020 में ये सभी दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीखने का आकलन करना, बी इज द राइट आंसर। आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे यानी कमेंट करके अवश्य बताएं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।